हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 3। और ये हिटलर और नाजिज़म के बारे में है। तो इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था उसमें मतलब ज्यूज़ को किस तरह अडोल्फ हिटलर ने मतलब हिटलर ने किस तरह से बड़ी ब्रूटली कत्ल किया था। और उसके बाद हमने देखा कि मतलब जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने की वजह से गिल्ट का कितना फेस करना पड़ गया था। और फिर ढेर सारी चीज़ें थी, जैसे कि उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ा और दूसरे देशों ने उसकी इंडस्ट्रीज़ को हड़प लिया। तो ऐसी ढेर सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस देखना पड़ गया। ठीक है, एक नया वर्ड कल यूज किया था हमने, जेनोसाइडल। मैंने वैसे तो बता दिया था बट आज फिर से बता देते हैं कि देखो, किलिंग ऑन ए लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। किसी एक तरह के लोगों को ढेर सारे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मारने पर जो होता है वो जेनोसाइडल कहा जाता है। एक तरह से हिंदी में आप हत्याकांड कह सकते हो। ठीक है, तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से उनके इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जर्मनी में। ठीक है, तो आज हम यहाँ से देखेंगे। चलो, ये देखो, These section of society were filled with the fear of प्रोलेटरलाइजेशन। ठीक है, अब ये प्रोलेटरियनाइजेशन क्या है? ये एक एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ वर्किंग क्लासेस और वोर स्टिल द अनएम्प्लॉयड। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है, कैसी फीलिंग है जो ये फील कराती है कि आपकी पावर, आपकी जो वर्किंग क्लास है, रैंक है, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। इसकी वजह से ढेर सारे लोगों में डर बैठ गया। वैसे ही बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या क्या थे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। मतलब जो एकजुट थे ना, जितने वर्कर्स, सिर्फ उनके पास ही वो पावर थी कि वो लोग, मान लो कि पानी है तो पानी के ऊपर अपना सर रख सकते हैं। बाकी के लोग क्या होते थे, जो लोग मतलब अलग अलग इंडिविजुअल काम करते थे, वो पानी के नीचे धीरे धीरे डूबने लगे थे। धीरे धीरे वो पानी के नीचे डूब रहे थे, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस। बड़े बड़े बिजनेस भी क्राइसिस में थे। जैसे आज की डेट में देख रहे हो ना, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस भी बंद हो जा रहे हैं क्योंकि वो ऑफलाइन नहीं जा पा रहे या फिर सिचुएशन के साथ, कोविड के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो द ला मार्ज ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय ए शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। एग्रीकल्चरल प्राइसेस में दाम बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। शार्प फॉल का मतलब है, मान लो कि ये स्टीप फॉल है, और शार्प फॉल मतलब एकदम से नीचे आ जाना। कोई चीज़ 10 रुपये थी और वो अचानक से 2 रुपये हो जाए, तो इसको हम शार्प फॉल कहेंगे। ठीक है, एंड वुमेन अनएबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक। महिलाएं अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रही थी। वे आर फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। ठीक है, पॉलिटिकली टू द वीमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। वीमार रिपब्लिक जो था ये भी सुरक्षित नहीं था, सेफ नहीं था। द वीमार रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। इसमें भी इनहेरेंट डिफेक्ट्स आ गए, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल। अनस्टेबल हो गया ये और वल्नरेबल हो गया डिक्टेटरशिप के लिए। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाई वन पार्टी, by any one party, a near impossible task, leading to a rule of coalition. Another defect was आर्टिकल 48। एक और नया प्रॉब्लम था, वो था आर्टिकल 48। चलो आर्टिकल 48 क्या है वो देख लेते हैं। विच गेव द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 48 ने क्या किया, पावर दे दिया किसको, प्रेसिडेंट को।
क्या दे दिया, पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे, इमरजेंसी कर सकते थे कि आपातकाल की स्थिति, वैसे इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, तो इसी तरह प्रेसिडेंट को पावर मिल गई क्या चीज़, इमरजेंसी लगाने की। सस्पेंड सिविल राइट्स, मतलब आपके सारे अधिकार प्रेसिडेंट छीन सकते हैं। एंड द रूल बाय डिक्री। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on the average 239 days. मतलब 239 days एवरेज लास्ट करती थी एक कैबिनेट, ठीक है। एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, लेकिन क्राइसिस जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। पीपल्स को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या हो गया था, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। पीपल्स को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से ख़त्म हो गया था। देखो यहाँ ये जो हमने पढ़ा था ना, प्रोलेटरनियजाइजेशन के बारे में, इसका मतलब है टू बी इम्पोवरिस्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है। आगे चलें, अब देखो यहाँ द क्राइसिस इन द इकोनॉमिक। अब इकोनॉमी में तो क्राइसिस था ही, साथ ही साथ कहाँ क्राइसिस आने लगा, देखो पॉलिटी में भी आने लगा क्राइसिस। सोसाइटी जो बनी हुई थी उसके बैकग्राउंड्स में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। अब हिटलर का पावर सामने आया। हिटलर का जन्म, बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म याद रखिएगा 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर ने अपना जवानी किस में बिताया, गरीबी में बिताया। When the first World War broke out, he enrolled for the army. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसने आर्मी के लिए अप्लाई किया। Acted as a messenger in front, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था। Became a corporal and earned medals for bravery. वैसे ये कॉर्पोरल बन गया और इसे बहादुरी के लिए ढेर सारे मेडल्स भी मिले, ठीक है। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। द जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, ठीक है। जब जर्मन ने ढेर सारे जंग जीते थे और हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रीटी ने क्या किया, इसे फ्यूरियस कर दिए। 1919 ही जॉइन अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में जो ये हिटलर महाशय हैं, इन्होंने एक स्मॉल ग्रुप है क्या चीज़ का, वर्कर्स का, उसको ज्वाइन किया, ठीक है। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। और उसने जब ज्वाइन किया उसके कुछ समय के बाद उसने उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। द पार्टी केम टू बी नॉन एज नाजी पार्टी। और ये धीरे धीरे ये पार्टी किस नाम से जानी जाने लगी, नाजी पार्टी के नाम से जाने लगी, ठीक है। 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। इसने प्लान किया कि हम सीज करेंगे, सीज मतलब जब्त कर लेंगे, पावर कंट्रोल कर लेंगे, उस पर अपना हक जमा लेंगे, कहाँ, बावारिया पे। मार्च में उसने बर्लिन को कैप्चर किया, ठीक है। ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड। जब वो फेल हुआ तो वो अरेस्ट हुआ। ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। कुछ दिनों के लिए ट्रीजन हुआ, फिर उसे छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930। 1930 तक नाजीज को कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था इकोनॉमी में, दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। नाजिज्म क्या बना, एक मास मूवमेंट बना।
ठीक है, मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट का मतलब है आंदोलन के तौर पे। हाँ, एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेस शट डाउन। बैंक्स भी कोलैप्स्ड हो गए। कोलैप्स्ड का मतलब क्या कि बैंक किसी को अब पैसा नहीं पे कर पा रहे थे, और बिजनेस का मतलब बिजनेस भी शट डाउन, बंद हो गए। वर्कर, अब बिजनेस बंद हो जाएगा तो वर्कर्स की जो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। एंड द मिडिल क्लास वे आर थ्रेटन विथ डिस्टिट्यूशन। मिडिल क्लास वालों की तो वाट लग गई थी, मतलब हालत ख़राब थी। इन सच अ सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स ऑफ बेटर फ्यूचर, और इन्होंने हमें जर्मनी को उम्मीद दिखाई किस चीज़ की, एक बेहतर भविष्य की। ठीक है, 1928 में नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट इन द रीस्टैग। रीस्टैग में इनको सिर्फ 2.6% वोट मिला था 1928 में। द जर्मन पार्लियामेंट, बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट। लेकिन यही देखो, जो 1928 में 2.6% वोट लेकर आ रहा था, वो 1932 में सिर्फ 4 साल के बाद कितना 37% वोट लेकर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो हिटलर ने मतलब पार्टी को किस तरह से संबोधित किया है, सबने हाथ उठाकर किस तरह से हिटलर का सपोर्ट किया है, आप देख सकते हो। ये देखो, भीड़ देखो आप, लाजवाब। अब हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। स्पीकर मतलब वक्ता, जो अच्छा बोलता हो, राइट। तो बहुत अच्छा बोलता था हिटलर। हिज पैसन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसके पैसन और उसके शब्दों ने इंसानों पर जादू कर दिया। ठीक है, ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने वादा किया एक मजबूत देश बनाने का। अंडू द अनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी। वर्साइल ट्रीटीज की वजह से जो उनके साथ अन्याय हुआ था, उसको अनजस्टिस करने के लिए, रीस्टोर द डिग्निटी, अपना आत्मसम्मान जो है वो वापस पाने के लिए कहा कि मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जो सबसे मजबूत हो। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम फैसला करेंगे। उसने कहा कि हम आत्मसम्मान को फिर से वापस लेकर आएंगे। ऑफ द जर्मन पीपल, ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने वादा किया कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और एक फ्यूचर सिक्योर होगा यूथ का। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। जर्मनी के खिलाफ जितने भी कॉन्स्पिरेसीज वगैरह थे, इन सब को ख़त्म करके जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बनाने का वादा कर दिया। कहा कि हम आपको खाना भी देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, हर चीज़ देंगे। हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई तरह की राजनीति शुरू की। ठीक है, ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। उसने महत्व को समझा। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को समझा। कैसे महत्व? रिचुअल्स को। रिचुअल्स जैसे हम सुबह सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, ये क्या हो गया? एक तरह का रिचुअल्स हो गया। एंड स्पेक्टिकल्स इन मोबाइल मास मोबिलाइजेशन। तो ऐसी चीज़ों का जो वहाँ फैली हुई थी, ऐसी चीज़ों को वो समझ गया था। नासीज हेल्ड मैसिव रैलीज, मतलब बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, पब्लिक मीटिंग्स होती थी। क्या दिखाने के लिए? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हम सपोर्ट करते हैं हिटलर को। ठीक है, और एक साथ एक लोगों की यूनिटी, एकता को दिखाने के लिए ऐसे ढेर सारे मीटिंग्स किए जाते थे। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका। स्वास्तिक देखो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा बना होता है ना। तो एक सेकेंड, इसको सॉरी, हाँ, तो ये देखो ना, यहाँ हम दिखाते हैं आपको। मान लो स्वास्तिक कुछ ऐसा बना होता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। एकदम सिंपल, फ लिखो और फ के बाद इसको ऐसे खींच दो, ये थोड़ा सा ऐसे, स्वास्तिक बन गया। ठीक है, तो ये है स्वास्तिक।
तो रेड बैनर मतलब एक रेड कलर का झंडा होता था जिसके भीतर ये स्वास्तिक बना होता था। तो ऐसे झंडे के साथ हिटलर बहुत सारी मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करता गया, ठीक है। और नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो स्किलफुली हर इंसान तक फैल रहा था। सबको लगता था कि हिटलर जो है एक मसीहा है, अ सेवियर, एज समवन हु अराइव टू डिलीवर पीपल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। एक ऐसा इंसान जो सबको मुक्ति देने आया है। मुक्ति मतलब प्रॉब्लम से, डिस्ट्रेस से मुक्त करने आया है। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन सेटर्ड। जिन लोगों की डिग्निटी यानी कि आत्मसम्मान घायल हो गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से, उन सबको एक नई उम्मीद जाग गई। देखो, ऐसे भी जर्मनी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस थे, इस वजह से लोग बहुत परेशान थे। उनको किसी न किसी पे तो उम्मीद लगानी ही थी, और इसी बीच में आ गए हिटलर साहब, तो हिटलर पे ही उम्मीद लग गई। वैसे भी ये बोलने में अच्छे थे, ठीक है। ऑन जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, नाम याद रखिएगा महाशय का, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब चांसलरशिप का मौका दिया प्रेसिडेंट साहब ने, जो कि एक हाईएस्ट पद है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। हिटलर को मौका दिया गया। By now, Nazis has managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rules. इसने क्या किया ना, डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया, तोड़ कर अलग कर दिया। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. ठीक है। एक मिस्टीरियस यानी कि एक अज्ञात तरीके से, जो किसी को पता नहीं था, आग लग गई। कहाँ आग लग गई? जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जिसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट जम गए। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिसने क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सब के जो राइट्स थे सब जल के राख हो गए। दैट हैड बीन गारंटीड बाई वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब वीमार कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया था, लेकिन अब ये ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट्स, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the new established concentration camps. चलो, the repression of newly established concentration camp, the repression of the communists were severe. Out of the surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, एक छोटी सी सिटी है ड्यूसल्डोर्फ, जिसमें लगभग 500,000 लोग रहते थे। वहाँ से इन्होंने 6,808 लोगों को क्या किया? अरेस्ट किया। 1,440 को सिर्फ कम्युनिस्ट थे उसमें से। दे वेयर हाउएवर ओनली अमॉन्ग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स। 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स प्रोसिक्यूटेड बाय नाजी अक्रॉस द कंट्री। नाजीज के द्वारा 52 टाइप्स के विक्टिम्स को प्रोसिक्यूट किया गया। 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास। दिस एक्ट इस्टेब्लिशिंग डिक्टेटरशिप, एक एक्ट पास किया गया 3 मार्च 1933 को। इसको इनेबलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिक्टेटरशिप। अच्छा, डिक्टेटरशिप को हिंदी में कहते हैं तानाशाह, ठीक है। क्या कहते हैं? तानाशाह। तो आपको याद रखना है
तानाशाह का मतलब एक इंसान, तानाशाह का मतलब सिर्फ एक इंसान जो सिर्फ अपने मन की करे जबरदस्ती, तो इसको तानाशाह कहते हैं। अब देखो, इट गेव हिटलर्स ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। सारे पावर्स लगभग मिल गए हिटलर को। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैन एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थी नाजी पार्टी या फिर उसके साथ देने वाले। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। अब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास था? इकोनॉमी का स्टेट के पास। मीडिया का पूरा कंट्रोल, आर्मी का पूरा कंट्रोल, जुडिशरी का पूरा कंट्रोल, यानी कि न्याय व्यवस्था की पूरी कंट्रोल, सब कुछ किसके हाथ में था? सिर्फ और सिर्फ हिटलर के हाथ में। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी। देखो, एक अलग तरह की फोर्स बनाई गई, ठीक है, जिसका काम था कि वो कंट्रोल करे सोसाइटी में नियम और कानून। इन अ वेज दैट नाजी, जैसा कि नाजी चाहते थे उस तरह से कंट्रोल। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इंक्लूडेड द जेस्टापो। सीक्रेट स्टेट पुलिस को क्या कहा जाता था? जेस्टापो, याद रखिएगा। द SS, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस। इतनी तरह की पुलिस थी। इट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू दिस न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस। इनको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली हुई थी। दैट गेव बाई नाजीज स्टेट इट्स रेप्यूटेशन एज द मोस्ट ड्रेड क्रिमिनल स्टेट। ठीक है। पीपल कुड नॉट बी डिटेन इन जेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। पीपल्स को नहीं लेकर, ऐसे डिटेन नहीं करते थे जेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में। राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल, मतलब मर्जी से उठाकर ले जाते थे। कोई ऐसा लीगल प्रोसीड्यूर नहीं था कि आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। मतलब पुलिस के पास ऐसी पावर आ गई थी कि वो अपनी मन मर्जी की कर रही थी। ठीक है। अब देखो, हिटलर असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। हिटलर ने कहा था कि भाई इकोनॉमिक रिकवरी हम जल्दी से जल्दी लाएंगे। ठीक है। उस समय एक इकोनॉमिस्ट थे हजाल्मर सचेत। उन्होंने, उनका एम था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और इसके लिए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चालू किया गया। देखो ये कैसे काम कर रहा है। एक इकोनॉमिस्ट है और एक इधर हिटलर है। हिटलर के पास पूरे स्टेट की, पूरे देश की पावर है, चाहे कुछ भी करे। तो इसने क्या किया, सारे पैसे एक जगह अरेंज किए, जितना पैसा अरेंज कर सकते थे, और उसको मान लो कि यहाँ एक ब्रिज बनाने में लगा दिया। ठीक है। इस तरह से एक ब्रिज बनाया, ये पूरा इधर इधर ये पूरा एक ब्रिज बनाया। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए पैसे स्टेट फंड कर रहा था, यानी कि स्टेट दे रहा था, और इसमें एम्प्लॉइज़ भी लग रहे थे, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ से क्या क्या बने, फेमस जर्मन सुपर हाईवेज, हाईवे मतलब तो पता ही होगा आपको, एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन। एक कार की फैक्ट्री जिसका नाम था वोल्क्सवैगन। आप आज भी वोल्क्सवैगन का नाम सुनते होंगे, कुछ इस तरह का उसका लोगो होता है, राइट। तो आपने देखा होगा। इन फॉरेन पॉलिसीज ऑल्सो हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेस। हिटलर को फॉरेन पॉलिसीज में भी काफ़ी जल्दी सक्सेस मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। फर्स्ट
वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कुछ जाति कर दी जो हारी हुई टीम थी उनके साथ। रीऑक्युपाइड द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड क्या था, जहाँ बहुत सारा आयरन था, याद है आपको, फर्स्ट पार्ट में शायद डिस्कस किया था। तो ग्रीनलैंड को फिर से ऑक्युपाई किया हिटलर ने 1936 में, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। 1938 में क्या किया इन्होंने, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला दिया अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और इनका स्लोगन क्या था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, एक नेता एक देश एक लोग। ही देन वेंट ऑन द रेस्ट German speaking student land from Czechoslovakia and globed up the entire company. In all of this, he had the unspoken support of England. इसमें किसका सपोर्ट था, अनस्पोकन, यानी कि बोला नहीं गया था लेकिन सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड, विच हैज कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। इसको भी हारने की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी। These quick success at home and abroad seem to reverse the destiny of the country। और ये दोनों तरफ से जो सपोर्ट मिला, इंग्लैंड की तरफ से भी सपोर्ट मिला, मतलब बाहरी देशों से जो सपोर्ट मिला, और जो देश के भीतर सबने सपोर्ट किया, इसकी वजह से देश की किस्मत बहुत जल्दी बदल गई। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर। और अब हिटलर कहाँ रुकने वाला था, हिटलर यहाँ नहीं रुका। सैचेट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट, ठीक है। तो हिटलर को मना किया था, सैचेट जो कि एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने मना किया था कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो रीआर्मामेंट में। एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि अभी भी राज्य जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पैसा रीआर्मामेंट पे मत लगाओ, ठीक है। कॉशियस पीपल however had no place in Nazi Germany. Sachet had to leave. सैचेट को वहाँ से जाना पड़ा। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, और हिटलर ने क्या चुना, वॉर, क्या करने के लिए, अप्रोच करने के लिए। अब क्या अप्रोच कर रहे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये पूरा मैप देखो, मैप दिख रहा है पूरा, यहाँ ये पूरा क्लियर है, ये देखो, यहाँ आपको जर्मनी एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, देखो ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया है, नीदरलैंड का कुछ पार्ट्स है इधर, ठीक है, हंगरी वगैरह सब धीरे धीरे मिलता जा रहा था, ठीक है ना। तो सॉरी, रिसोर्सेस वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांसन ऑफ टेरिटरीज। धीरे धीरे देश के पास रिसोर्सेस आने लगे। कैसे आने लगे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाता जा रहा था। मान लो कि ये जर्मनी है, तो उसने धीरे से कहा कि ऑस्ट्रिया भाई साहब आप भी जर्मनी में आ जाओ, उधर से कहा कि हंगरी आप भी इधर से आ जाओ, चेकोस्लोवाकिया आप भी आ जाओ इधर से। और उसके बाद उसने क्या किया, मतलब उसने अपनी बाउंड्री को बड़ा कर लिया, बड़ा करता गया। एक्सपांसन ऑफ टेरिटरी, मतलब समझ रहे हो आप, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करता जा रहा है। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने किस पे हमला कर दिया, पोलैंड पे, ठीक है। और युद्ध शुरू हो गया। दिस स्टार्टेड वॉर विथ फ्रांस, और युद्ध किसके साथ शुरू हो गया, फ्रांस के साथ एंड इंग्लैंड के साथ, ठीक है।
1940 एक 3 पार्टी पैक्ट साइन किया गया था जर्मनी द्वारा। जर्मनी ने कहा था कि भैया इटली, आप हम जब भी युद्ध करेंगे तो आप हमारा साथ दोगे। जापान को कहा कि तुम भी हमारे साथ साथ दोगे। ठीक है, इटली भी साथ में, जापान भी साथ में। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी हो गया मजबूत। स्ट्रेंथनिंग क्लेम टू इंटरनेशनल पपेट रिजाइम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वेयर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नाजी जर्मनी का कंट्रोल हो गया। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। मतलब वो पूरा पावर में अंधा हो गया था एक तरह से, ये मान लो। ठीक है, हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर को चाहिए था ईस्टर्न यूरोप। ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। लेकिन वो एंश्योर करना चाहता था कि भाई हमारे पास खाना अवेलेबल है कि नहीं, फूड सप्लाई अवेलेबल करना चाहता था, और जो रहने की जगह है वो जर्मन्स के लिए अवेलेबल है कि नहीं, वो दो चीज़ें कंफर्ट करना चाहता था। और इसने क्या किया, ही अटैक द सोवियत यूनियन इन 1941। इस बेचारे ने, इस खतरनाक इंसान ने 1941 में सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर Hitler exposed the Germany western front of British aerial bombing and the eastern front to the power Soviet armies। मतलब यहाँ इससे गलती हो गई। एक तरफ तो ये वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश से लड़ बैठा और एक तरफ ये सोवियत पावरफुल सोवियत आर्मी से लड़ बैठा। ठीक है ना, वेस्ट में ये ब्रिटिश से लड़ रहा था और ईस्ट में ये सोवियत आर्मी से लड़ रहा था और दोनों पे बॉम्बिंग कर दी। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्रेड। मतलब इतनी स्पीड में इसने बॉम्बिंग की ना, इतनी स्पीड में इसने अटैक किया, और हाईवेज इसने बहुत अच्छे बना रखे थे, इसकी सप्लाई इतनी अच्छी थी कि बड़ी जल्दी ये कुछ जंग जीतता चला गया। ठीक है, अब देखो, आफ्टर द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। मतलब जब तक कि बेचारे सोवियत के आर्मी अच्छी तरह संभल पाती तब तक वो बर्लिन में पहुंच गए और वहाँ पे जाकर इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, अब देखो, मीनवाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी जो अमेरिका था ना, वो नहीं चाहता था कि मैं युद्ध करूं। ठीक है, इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस्ड ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम फिर से किसी युद्ध में फंसे, फिर से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो, राइट, दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड कॉज्ड। ऑलरेडी उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से वो परेशान हो चुका था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। जापान वॉज एक्सपांडिंग हिज पावर इन ईस्ट। जापान अपनी पावर ईस्ट में फैलाया जा रहा था। It had occupied French Indochina. French Indochina was planning attack on US naval bases. US naval bases पे हमला कर दिया। किसने? जापान ने। In the Pacific. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor. अमेरिका का एक हार्बर है जो पर्ल हार्बर के नाम से जाना जाता है। वैसे पर्ल का मतलब होता है मोती। क्या होता है? मोती को पर्ल कहते हैं। तो पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दी जापान ने। ठीक है,
द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार, और यूएस को इनविटेशन कार्ड मिल गया सेकेंड वर्ल्ड वार में आने का। द वॉर एंडेड इन मई 1945, युद्ध कब ख़त्म हुआ? 1945 में। कब? जब हिटलर हारा। एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। आपको पता ही होगा जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा में, राइट। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वॉर वी नाउ रिटर्न टू हेलमुथ एंड हिज फादर स्टोरी। अब जब बॉम्बिंग हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो अब एक बार हम पहले वाली स्टोरी पे जाते हैं कि वो बच्चा जिसके पिताजी ने सुसाइड किया था, उसकी स्टोरी पे हम फिर से वापस चलते हैं। तो इस स्टोरी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।